नमस्कार। हमारी वोकल फॉर लोकल की सीरीज चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें कोरोना के टाइम में वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत एक अच्छा एक नारा दिया है। और प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं कैसे वो किसी एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक टर्म देके जन जन की टर्म बना देते हैं। हम वोकल की सीरीज में बहुत सारे विद्वानों को बुला रहे हैं और आज हमारे बीच हैं देश रतन निगम जी। देश रतन निगम जी, नमस्कार। देश रतन निगम जी टीवी के काफी जाने माने चेहरे हैं। आप इन्हें बहुत सारे इंग्लिश और हिंदी चैनलों पे डिबेट्स में देख सकते हैं। वैसे प्रोफेशन से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और बहुत सीनियर मीडिएटर भी हैं। आजकल मीडिएशन बहुत बहुत चल रहा है, सीनियर मीडिएटर भी हैं। तो देश रतन निगम जी, हम वोकल फॉर लोकल के और आत्मनिर्भर भारत की जो बात बहुत सदियों से चलती आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे मैंने बताया कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को बड़े आसानी से जनता के बीच में ले आते हैं। स्वदेशी का मूवमेंट भी चल रहा है भारत में बहुत समय में। बाबा रामदेव, भारत स्वाभिमान जैसे जैसे संगठनों ने उसको आगे भी लाया है। तो मेरे पास आपके लिए 5-6 प्रश्न है। मुझे पता है आप बड़ा सटीक जवाब देते हैं, टेक्निकल जवाब देते हैं। तो मैं थोड़े आपसे कॉम्प्लेक्स सवाल ज्यादा पूछूंगा। सिंपल सवाल तो मैंने और पूछे हैं हर जगह, मैं आपसे और कॉम्प्लेक्स सवाल पूछूंगा। इस बात को शुरू करते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, एक सेल्फ डिपेंडेंट भारत की बात करते हैं, एक स्वदेशी की बात करते हैं, तो उसमें इंपोर्ट रिडक्शन जो नॉन एसेंशियल्स पे है वो, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये टर्म मैं कई बार पढ़ता हूं। तो थोड़ा सा केवल जरूरी हिंदी में ही, लेकिन आसान भाषा में इसको कैसे समझ सकता है व्यक्ति कि इंपोर्ट रिडक्शन नॉन एसेंशियल्स पे क्या है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए, मैं सबसे बड़ा साफ कर दूं, अगर बाहर से आप खाने की वस्तु मंगाएंगे बाहर से तो वो नॉन एसेंशियल हो जाएगी। या आप बोले कि हम बाहर से कुछ अनाज मंगाना चाहते हैं जबकि यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है इंडिया में, तो वो नॉन एसेंशियल हो जाता है। जो चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में होती हैं, हिंदुस्तान बना सकता है और जिसमें हमारी कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं बन रही हो, हम नहीं बना सकते। कई बार ऐसी हालात हो जाती हैं जैसे चाइना ने करी कि वो डंपिंग करके या प्राइस रिडक्शन करके हमारी मार्केट्स को उसने खत्म किया। जैसे सोलर पैनल, हम 45 सोलर पैनल बनाने वाले इंडिया में लोग थे 2012 तक, लेकिन चाइना ने डंपिंग और इस तरह का प्राइस रिडक्शन करके उनको मार्केट से बाहर कर दिया। ये बेस्ट पैनल दुनिया के बनाते थे और इसलिए ऐसे लोगों को वापस लाना है। हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, साइंटिफिक नो हाउ है, स्किल्ड मैन पावर है, तो ऐसे लोगों को लाना है। दूसरा, अगर आप देखेंगे पटाखों की इंडस्ट्री थी शिव काशी में, तो शिव काशी वाले को चाइना ने एकदम बाहर कर दिया था, लेकिन वो आत्मनिर्भर बन के उन्होंने आपस में यूनाइट होके वापस आ गए और उन्होंने चाइनीज क्रैकर्स को आज की डेट में मार्केट से बाहर कर दिया है। तो जो नॉन एसेंशियल्स जो चीजें हैं वो नहीं रखनी है, जो हिंदुस्तान में बन सकती हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, जो यहाँ बन सकता है वो नॉन एसेंशियल हो गया। उसे आपको आयात करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे इस बार बताइए, आपने कहा नॉन एसेंशियल, आपने बड़े अच्छे समझा, लेकिन कौन निर्धारित करता है? क्या भारत सरकार की कोई सूची होती है? पहला प्रश्न ये। और दूसरा, जो शिव काशी वाला बताया, मुझे थोड़ा और बोलिए उस पे, कि मुझे सुन के मुझे भी बड़ा गर्व आया। मुझे याद भी है, वो लिखा रहता है, शायद मुझे लगता है तमिलनाडु में कहीं है शिव काशी, जहाँ पे मुझे हाँ, याद शिव काशी है। तो तमिलनाडु उन्होंने बेस्ट है। क्या करा? उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अप कर दी, प्राइसिंग में करा, क्या करा उन्होंने मिलकर? उस पर भी थोड़ा और बोलिए। और नॉन एसेंशियल मतलब कोई लिस्ट कौन बनाता है? कोई गवर्नमेंट की सिस्टम या फिर बोलचाल की भाषा है वैसे? नहीं नहीं, देखिए, कोई इस तरह की लिस्ट नहीं है। हम लोग WTO के मेंबर हैं और वहां पर आप कोई एम्बार्गो नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको जो नॉन एसेंशियल्स हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस करने, वर्ल्ड क्वालिटी के करने, जिसकी डिमांड इंडिया में लोग खुद उसको चुनना पसंद करेंगे, और फिर चाइनीज गुड्स को वो नहीं पसंद करेंगे। जब उनके पास एक सस्ता, और देखिए उनको बहुत बड़े स्केल पे बनाना पड़ेगा, छोटे से स्केल में अगर आप करेंगे तो महंगा सामान बनेगा। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए चीजों में। जैसे आपके सोलर पैनल्स हैं, हम टोटली चाइना पे डिपेंडेंट हो गए। बड़े बड़े सोलर पार्क्स जो लग रहे हैं इंडिया में, और बिगेस्ट सोलर प्लांट की जो बात करी अभी कुछ दिन पहले सरकार ने इंडिया में लगा है, तो वो आपको उनको इस तरह से बढ़ावा देना पड़ेगा और इस तरह से स्कीम लानी पड़ेगी, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, जिससे कि वो बहुत बड़े स्केल पे बनाए चीजें और उसकी खपत हिंदुस्तान में ही हो जाएगी। जो सोलर अलायंस प्रधानमंत्री ने बड़ा बनाया, मार्केट है। हाँ, जो सोलर अलायंस हमारे प्रधानमंत्री को जिसका क्रेडिट जाता है बनाने का, वो एक ऐसी चीज है। देखिए, सूर्य देवता हमारे यहाँ माने जाते हैं और वो सूर्य की जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो हमारे यहाँ सदियों से
हजारों हजारों सालों से उसको पूजा जाता है, उसको उसकी मान्यता है। तो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को ये क्यों नहीं स्ट्राइक किया, मुझे समझ में नहीं आता है। शायद वो भारतीय संस्कृति को नहीं जानते थे और वो भारतीय संस्कृति को अंदर से महसूस नहीं करते थे। तो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है कि सौर ऊर्जा और सौर पैनल, जो कि पॉल्यूशन भी नहीं करता है, जो एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं करता है, ये सारी चीजें हमारी जो है, जो हिंदुस्तान में हो सकती हैं, वो हिंदुस्तान के लिए एसेंशियल है और आयात के लिए नॉन एसेंशियल्स है। बहुत सुंदर। वो शिव काशी भी थोड़ा और बताइए, उन्होंने क्या करा कि वो चाइनीज को कम्पीट कर पाए? देखिए, चाइना के जो पटाखे थे वो बहुत पॉल्यूशन करते थे, प्रदूषित करते थे वातावरण को। यहाँ पे सरकार ने कुछ नॉर्म्स बनाए और उन्होंने अपने में एक यूनाइटेड एक फोरम बनाया कि देखिए, अकेले अकेले तो आप चाइना से नहीं भिड़ सकते, क्योंकि वहाँ का जो पटाखा कंपनी है वो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की है और सरकार की है। तो वहां पर कॉरपोरेशन में भी चाइनीज आर्मी का कंट्रोल होता है। तो जगह जगह अगर उनसे आपको टक्कर लेनी है तो आप में एकता होनी चाहिए। जो क्लस्टर अप्रोच आया ना, तो इससे क्या हुआ कि आपके पास टैलेंट, मैन पावर और एक ही जगह पे सारी सहूलियतें आपको मिल गई। बस एकता की कमी थी, सरकार के प्रोत्साहन की कमी थी, वो मिला और उन लोगों ने चाइना को हरा दिया पटाखे की बाजार में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरे ख्याल से जब लोग सुनेंगे तो लोगों को मजा आएगा उदाहरण सुनने में। आपने बीच में एक बात कही कि जो आपको लोकल प्रोडक्ट बनाना है, जब आप नॉन एसेंशियल की बात करें तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। केवल मैं इमोशनल करके कि स्वदेशी है ले लो, आत्मनिर्भर भारत बनना है, मेरे ख्याल से बहुत दूर तक नहीं चल पाए। कुछ लोग ले लेंगे अपने देश के उस पर, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आप सब क्वालिटी प्रोडक्ट बना के। तो इस पे भी हमें थोड़ा बोलिए कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो, मैं यहाँ तो बनाऊं ही, जैसे बहुत सारे नाम है, मुझे जो मेरी जानकारी है पूरे अफ्रीका में अपनी बहुत सारी भारत की बाइक्स, हीरो होंडा की बाइक्स, बजाज की बाइक बड़ी कॉमन है। एयरटेल एज ए नेटवर्क पहुंच गया है, जियो एज ए नेटवर्क बहुत जगह पहुंच गया है, राइट। चलो ये बड़ी कंपनियां, लेकिन जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जब भारत में एग्जांपल आता है, शायद हम लोगों को, अगर मैं किसी पे एक नॉर्मल आदमी से पूछूं, उसको ये पता भी नहीं होगा कि सर्फ, कॉलगेट ये विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट है। और बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण उस मार्केट में आके मात्र 10 साल में बिल्कुल एक टॉप 3 की पोजीशन ले ली अलग अलग कैटेगरीज में, राइट। और एफएमसीजी जैसा आपने कहा बहुत टेक्निकल भी नहीं है कि हम मंजन नहीं बना सकते अपने आप, क्या हम सर्फ का पाउडर नहीं बना सकते अपने आप। तो इस पूरे को बताइए कि इसमें क्वालिटी का कितना बड़ा रोल है, और इसमें इमोशनली हम स्वदेशी को आगे बढ़े, या उसके साथ क्वालिटी भी बैकअप होनी चाहिए? देखिए, भारतीय होने के नाते हम लोगों का एक जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि हम यहाँ के ही सामान का इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। लेकिन अगर एक ग्राहक के नजरिए से अगर आप देखते हैं, उसके सामने अगर दो वस्तुएं, एक साल चलती है और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट 2 साल चलता है, तो वो 2 साल वाला ही लेने की कोशिश करेगा। तो हमें अपना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने जरूरी है। चाइना देखिए, चाइना हिंदुस्तान में जो सामान भेजता है वो बहुत सस्ती क्वालिटी का भेजता है और डंप करता है, लेकिन जो अमेरिका में भेजता है उसकी क्वालिटी बहुत हाई है, आप पता कर ले कहीं से भी, और इसलिए वो टिका हुआ है। तो ये फर्क है, इंडिया को डंपिंग के लिए यूज करता है और मास स्केल प्रोडक्शन करके प्राइस कम करता है और सब्सिडाइज भी करता है, हर तरीके से मारने की कोशिश करता है और आपके मार्केट में आके आपके जो घरेलू उत्पाद हैं उनको खत्म कर देता है, मार देता है प्राइस कम करके। तो इसलिए अगर आप क्वालिटी अच्छी कर लें यहाँ पर, और हमारे देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, हमारा कंज्यूमर का बेस बहुत बड़ा है, अगर आप बहुत बड़ी संख्या में बनाएं और क्लस्टर बेस अप्रोच करके लोगों में अगर एकता आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि क्लस्टर बेस अप्रोच के जरिए और हाई लेवल क्वालिटी और मास प्रोडक्शन करके आप चाइना को बीट कर सकते हैं बहुत आराम से। और यहाँ पर ही आपको क्वालिटी, और वही आपको आप बाद में निर्यात भी कर सकते हैं हिंदुस्तान से बाहर। वही चीजें आप अपने देश को भी अच्छा सा सामान दे रहे हैं और वही आपके लोग बाहर भी खरीदेंगे, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी आपका सुधरेगा। तो वोकल फॉर लोकल सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। हर स्तर पर आपको लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। वहां पर जो पैदा होता है वहां की टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस लोकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां के लोगों को आपको रोजगार देना पड़ेगा। और बहुत ही कम, ऐसा जैसे गांव है हमारे, वहां पर बहुत ही कम ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करके, ऊर्जा का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे पास हाथ ज्यादा है। और ऐसा आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, राजस्थान में ये जो आपका सीताफल होता है बहुत बर्बाद जाता था, तो वहां पे लोगों ने एक कोऑपरेटिव यूनियन बना के अपना वो इस्तेमाल किया, और वो पपीता जो बर्बाद जाता था उन्होंने आइसक्रीम इंडस्ट्री को देना शुरू किया, और आज की डेट में वो फल फूल रहे हैं, पहले बर्बाद जाता था। तो देखिए, ये हर स्तर
हर स्तर पर आप ये कर सकते हैं। पतंजलि का देखिए, मैं खुद एक उदाहरण मैं अपना दे रहा हूँ। मैं पतंजलि का च्यवनप्राश इस्तेमाल करता हूँ, दंत कांति पता नहीं कब से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 2 प्रोडक्ट तो मेरे परमानेंट है। और पतंजलि का देखिए, हरिद्वार में इतना बड़ा हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है जो भी किसी भी वेस्ट के रिसर्च सेंटर और लैब को बीट कर सकता है। तो वहां एक लेट डाउन प्रोटोकॉल है टेस्टिंग का, और उस प्रोटोकॉल के पास होने के बाद ही वो चीजें मार्केट में लाते हैं। चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो उसकी पैकिंग हो, किसी भी चीज पे कोई भी पैरामीटर हो, वो सारे खरे उतरने के बाद ही। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मैंने बहुत जगह सुना है। और रिसर्च जो हमारे आयुर्वेद और हमारा जो हिंदुस्तानी खान पान है, उसमें जो रिसर्च जानी चाहिए, जो पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, आज पतंजलि द्वारा और भी रवि रविशंकर जी हैं, ये सब हैं, इनके द्वारा जो चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल से वो काबिले तारीफ है। और ये वेस्ट का जो क्लिनिकल अप्रोच है, इससे भी ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत सुंदर। तो आपने ये देखिए बहुत जरूरी बात कही कि एज भारतीय की तरह हमें भारतीय प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, लेकिन अगर एज ए ग्राहक आप सोचेंगे, जो सोचते भी हैं जब घर परिवार से सामान लेने जाते हैं, तो आप एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने बच्चों के लिए नहीं लेंगे, तो आपको हाई क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपने पतंजलि का उदाहरण दिया कि उन्होंने बिल्कुल हाई क्वालिटी लैब मेंटेन करी, और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जाके वो लैब जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका उद्घाटन भी किया था अभी कुछ साल पहले। तो आपको आपको हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी भी जो जो है वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपने बीच में एक बात कही, थोड़ा सा रेफरेंस दिया कि आपने 2 टर्म कहे, लो एनर्जी और आपने कहा रूरल। उस पर मैं थोड़ी और चर्चा करना चाहूंगा कि जो पूरा आत्मनिर्भर भारत है, और उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ आए हैं, तो उन्होंने एक नया अभियान चलाया, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो वहां बनता है, चाहे वो अलीगढ़ के ताले हो, चाहे वो फिरोजाबाद की चूड़ियां हो, चाहे वो भदोही के कालीन हो, उसको एक एससीजेड की तरह उसको जो एक्स्ट्रा जोन जो बनाते हैं, जो केवल हमने शहरों में सुना था, या जो अर्बन या जो इंडस्ट्रियलाइज टाउन हो चुके हैं, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र की तरफ हो, या नोएडा है थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में, उनमें ऐसा नहीं होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाऊंगा, उनको मार्केट दूंगा, राइट। तो इस पे कैसे कहना चाहेंगे कि लो एनर्जी का यूसेज, क्योंकि शायद हम एनर्जी उतनी ना बना पाए, प्रोड्यूस ना कर पाए, और आपने जैसा कहा हमारे पास हाथ ज्यादा है, और ये भी ना हो कि इसके चक्कर में सारा जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रियलाइज टाउन में आ जाए, गांव फिर खाली होने लगे। ऐसा ना हो कि आत्मनिर्भर भारत चलते हम एक अलग तरह का डेमोग्राफिक चेंज पैदा करते हैं। तो इसमें बोलिए कि इसमें रूरल इकोनॉमी का, रूरल इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी का और लो एनर्जी का क्या योगदान है आत्मनिर्भर भारत? देखिए, सबसे पहले जो अभी कोविड का क्राइसिस चल रहा है, जो संक्रमण है, सारी दुनिया में ज्यादातर इकोनॉमियां आप देखेंगे, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सब नेगेटिव में चली गई। सिर्फ भारत की ही इकोनॉमी के बारे में बोला जा रहा है, वर्ल्ड बैंक IMF बोलता है कि 1.92% रहेगा, जबकि भारत सरकार कहती है 3% से हम नीचे नहीं जाएंगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ 50 से 60% लोग गांव में रहते हैं। रूरल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हमारी नहीं रुकी। बम्पर क्रॉप हुआ, सरकार ने रेलवे रातों रात लगाई और सारा प्रोक्योरमेंट कर लिया और खरीद लिया, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, या और भी स्टेट्स हो। इधर उन्होंने फ्री राशन दिया लोगों को, और वो जो फ्री राशन निकला खरीद के भर दिया फौरन। तो हमारा जो रूरल अर्थव्यवस्था है वो कहीं नहीं रुकी। तो और जबकि अमेरिका में 2% लोग हैं सिर्फ फार्मिंग में, तो वहां पे सारी की सारी जनता बेरोजगार हो गई। तो ये फर्क आपको देखने को मिलेगा, और ये दुनिया इस पर सोच रही है आज की डेट में। तो हमारे जो गांव है, देखिए वहां पर हमें लो एनर्जी इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक तो सोलर एनर्जी का बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी है। दूसरा, हमारे पास हाथ भी है, गांव में टैलेंट भी है, और प्रोडक्ट भी है, लोकलाइज प्रोडक्ट है। तो वो उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जो हमारे पर्यावरण का नुकसान भी नहीं करते। तो ये लोकल, जो वोकल फॉर लोकल है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपने बोला कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करी है, एक तरीके से क्लस्टर अप्रोच से मिलता जुलता है। ताले अगर उस इलाके में बनते हैं तो उसकी एक्सपर्टीज है, तो उसको प्रमोट करिए। चाइनीज ताले हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो नॉन एसेंशियल है, जबकि हमारे यहाँ अलीगढ़ के जो ताले हैं वो दुनिया भर में मशहूर माने जाते हैं। लेकिन जो चाइना का जो चीप प्रोडक्ट आने लगा, कहीं ना कहीं उसने हराना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की जरूरत है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच की जरूरत है। सहारनपुर का फर्नीचर आप देख लीजिए, उसकी जो इनले वर्क होता है उसकी बात कर लीजिए, या कानपुर का चमड़ा उद्योग देख लीजिए, आगरा के जूते देख लीजिए आप। तो हर जगह आपको टैलेंट पूल अवेलेबल है, और वो ऐसा नहीं कि बहुत हैवी एनर्जी कंजम्पशन करते हैं।
वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए सही पॉलिसी बननी है। और जैसा आपने SEZ का नाम लिया, यूपी में इस वक्त कोई भी SEZ नहीं है। मैं चाहूंगा कि वहां की सरकार SEZ क्रिएट करे। मेरे जरिए खुद भी कुछ चाइनीज जो कंपनियां थी 3, वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आना चाहती हैं, लेकिन वो थोड़ा भटक रही हैं वहां पर, और उनको ये नहीं मालूम है कि क्या उनको मिलेगा। तो इसलिए एक पॉलिसी वहां बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्लियर SEZ की, कि ये SEZ है, ये आपको कंसेशंस मिलेंगे और ये होना है। तो वो मेरे ख्याल से उस पर कार्य चल रहा है, दिमाग लगाया जा रहा है, और जल्दी कुछ ना कुछ हमको सुनने को भी मिलेगा इस विषय में। देशरत्न निगम जी, बीच में एक बात आती है, जब आत्मनिर्भर भारत की बात आती है या स्वदेशी की बात आती है, इसमें एक विश्वास का एलिमेंट भी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हम अपने कॉर्पोरेट को भी समाज की तरह विश्वास की नजरिए से नहीं देखते। हाँ, ये तो कमाते हैं, पैसे वाले हैं, चोर होंगे, उन्होंने टैक्स चुराया होगा। एक ये नॉर्मल थॉट ये है, मतलब डिफॉल्ट थॉट ये है। अगर वो सही होगा तो अलग बात है, डिफॉल्ट थॉट ये नहीं कि वो सही है, शायद कुछ लोग गलत होंगे। और फिर जनता पे विश्वास कि वो क्या खरीद रही है, वो उसका क्या बिहेवियर है। तो इसमें इस पूरे आत्मनिर्भर भारत में कॉर्पोरेट पे विश्वास, जनता पे विश्वास, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है या नहीं? देखिए, ये बहुत जरूरी है। सरकार जनता की होती है, इसलिए जनता पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो आपने अगर मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा अहम फैसला देखा होगा कि पहले बहुत सारे कामों में, सरकारी कामों में एफिडेविट अटेस्ट कराना पड़ता था, ओथ कमिश्नर से या किसी ना किसी नोटरी से कराना पड़ता था। हाँ, तो उन्होंने सेल्फ अटेस्टेशन कर दिया। मतलब कि आपको, आपके ऊपर विश्वास किया कि आप खुद अटेस्ट करिए और हम आपको सत्य मानेंगे। असत्य पाया गया तो उसकी अलग कार्रवाई होगी। और आप सम्मान करिए, ये उसके आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप देखिए, हमेशा से क्या था, अंग्रेजी सरकार यहाँ के लोगों को चोर समझती है और सारे कानून, हाँ, तो सारे गलत हैं। तो वही मानसिकता चली आ रही थी। तो 2014 के बाद इस मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है और जनता का सम्मान किया जा रहा है, और उनका जो विश्वास है जनता पे करने की, जो बहुत बड़ी बात है, अगर उन पे आप विश्वास नहीं करेंगे, हमेशा विश्वास करेंगे, तो वो नाता नहीं जुड़ सकता आपका सरकार का और जनता के साथ में। तो ये जो विश्वास है जनता में, और जो मैंने आपको सेल्फ अटेस्टेशन एफिडेविट की बात करी, वो बहुत बड़ा कदम था। और इसी तरह हमारे जो बिजनेसमैन है, देखिए, एक मछली तालाब सारा गंदा कर सकती है, लेकिन बिजनेसमैन को अगर खुला वो दिया जाए, और उनके ऊपर जिस तरह के रिफॉर्म्स अभी चल रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन चल रहा है, आप GST जैसे आया, बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, तो ये सही कदम है। उन पर आप विश्वास करिए, लेकिन जो गलत करता है उसको ऐसी सजा दीजिए जो कि दोबारा वो कोई गलत काम ना करे। एक तरफ आप विश्वास भी करिए, लेकिन जो बेईमान आदमी है उसके लिए हमारी कानून की व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए कि वो बच के ना जा पाए। तो ये बहुत अच्छा एलिमेंट बताया आपने कि जो आत्मनिर्भर भारत है, वो देश स्वावलंबी तभी बनेगा जब सरकारें अपने लोगों पे और अपने कॉर्पोरेट पे, अपने बिजनेस पे भी विश्वास रखें। देश रतन निगम जी, 2-3 बातें कही, उसमें मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। एक, आपने कई बार क्लस्टर अप्रोच बोला, थोड़ा समझ में आया कि कैसे सारे लोग एक साथ मिल सकते हैं, उनकी कॉमन नीति हो सकती है। लेकिन इन सब क्लस्टर अप्रोच के बाद भी सप्लाई चेन है, उसका क्या होगा? क्या हम सरकार पे ही निर्भर करेंगे? एक ये भी थोड़ा देखा जाता है, हमारे सरकार पर निर्भरता बहुत है। हम कहते हैं सरकार कुछ फैसिलिटी दे दे, तो क्योंकि जितने बिजनेसेस डेवलप हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सरकार के रहते डेवलप हुए हैं। तो ये क्लस्टर अप्रोच और डिटेल में क्या है, एक उदाहरण लेके या ताले को उदाहरण लेके, और इसमें सप्लाई चेन कहाँ पे आती है इन सब में? क्योंकि फाइनली उसको बिकना भी है, वो गांव में तो नहीं बिकेगा। उसका जो कस्टमर है वो तो शहर में बैठा है, विदेश में बैठा है, पूरे भारत में बैठा है। तो उस पर थोड़ा बताइए, सप्लाई चेन और क्लस्टर को थोड़ा और समझाइए। देखिए, क्लस्टर अप्रोच वो जगह होती है जहां पर एक ही तरह का कार्य होता है और वो उसमें स्पेशलाइज करता है उस चीज को, और वहां पर उनके पास टैलेंट भी है, स्किल भी है, मैन पावर भी है, और कम पैसे में बना सकते हैं क्योंकि एक ही जगह पे सारी चीजें हैं। और दूसरा, इसको देखिए, हमारे यहाँ बिजनेस में सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, उसमें हिस्सा लेने की सरकार को जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ का आदमी मेहनती है, अक्लमंद है और ऑनेस्ट है, बाय एंड लार्ज अगर देखेंगे तो। अगर उनको अगर मौका मिले, और सरकार की पॉलिसीज जो अभी बन रही हैं, जो आपने देखा कोविड के टाइम पे इतने ज्यादा शॉर्ट, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हुए, उसका इनको सिर्फ फायदा उठाना है, उनको इन तक ले जाना है। और जैसे मैंने शिव काशी का आपको एग्जाम्पल दिया था, वो पटाखे सारे हिंदुस्तान में मिलते हैं, वो भी सप्लाई चेन में आ गए।
अगर जी एक बार आपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज खड़ा कर दिया, मैं नहीं समझता हूँ कि फिर आपको पीछे देखने की जरूरत है। सरकार को सिर्फ प्रोत्साहन करना है, और आपकी जनता यहाँ पर इतनी माहिर है, मैं कहूँगा इतनी टैलेंटेड है कि वो इस चीज को बहुत आराम से आगे ले जाएंगे। और वही मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाइए, उनको कंसेशंस दीजिए। जो वियतनाम कंपनियां जा रही हैं वो हिंदुस्तान की तरफ भी शिफ्ट होने लगेंगी। और आपको धीमे धीमे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे अपनी अर्थव्यवस्था की जो नींव है हमारी, वो बहुत ही मजबूत है। और ये आने वाली जो आपके 2-3 साल हैं भारत, आप देखेंगे भारत कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। दुनिया की इकोनॉमी में आपको नेगेटिव नजर आएगी, और भारत की इकोनॉमी मैं नहीं समझता हूँ 3 से नीचे जाएगी, और ये नेक्स्ट ईयर से 5-6 के आसपास आना शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काफी मजा आ रहा है देशरत्न जी बात करने में। एक मैं आपसे आई थिंक अंतिम प्रश्न और पूछूंगा और उसके साथ हम चर्चा खत्म करेंगे। पिछली बार इस कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल में हमारे साथ शिफाली वैद्य जी थी, शायद आप जानते होंगे, ट्विटर में पढ़ते होंगे। और उनका जो पूरी चर्चा थी परिधान के ऊपर थी कि भारत में परिधान की परंपरा क्या है, भारत में परिधान कैसे बनता था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जो जो परिधान की परंपरा, कि अंग्रेजों ने दो चीजें बहुत जोर से पकड़ी, एक नमक और एक परिधान, वस्त्र, तभी वस्त्रों की होली भी जलाई गई। तो उन्होंने कहा परिधान ऐसा है जो एक गांव की महिला 2-3 घंटे काम करके, 4 घंटे काम करके अपने घर में, जब वो बच्चे उसके सो रहे हैं या स्कूल कॉलेज गए हैं, वो 2-3 घंटे काम करके अच्छा अपनी एक 4-5-6 हज़ार 8 हज़ार रुपए की इनकम कमा सकती है, जिसको अब काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दोबारा से आने की कोशिश कर रही है केवीआईसी के थ्रू और अलग थ्रू। इस तरह से कैसे देखते हैं जो बिल्कुल कुटीर उद्योग है, जो एक हब है, जैसे लिज्जत पापड़ क्षेत्र का एग्जांपल है, घर घर में दे दिया गया, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, एक प्रोटोकॉल बना दिया गया, उसके जो इक्विपमेंट है, गियर है, वो दे दीजिए गए घर में। क्या आपको लगता है इसका भी रेलेवेंस है आज भी इस आत्मनिर्भर भारत में? क्योंकि उससे मेरे ख्याल से घर में बैठे हुए, क्योंकि आप हर महिला को, हर व्यक्ति को तो शायद फैक्ट्री तक नहीं ला पाएंगे, जो महिलाएं जिनके पास समय भी है, कुशलता भी है, तो इस पे क्या कहेंगे जो बिल्कुल ही कुटीर उद्योग, क्या ये पुराने जमाने की बात हो गई और या भी आज के बिजनेस मॉडल में ये लगता है कि सर्वाइव कर सकता है? देखिए, अपनी ट्रेडिशन और परंपरा बचाए रखना इस दुनिया में हर राष्ट्र करता है। चाहे वो आप यूरोप में चले जाएं, उन्होंने भी अपनी परंपराएं और जो ट्रेडिशन है उनको बचा के रखा है। कुटीर उद्योग हमारा यहाँ पर एक ट्रेडिशन है, और हमारी परंपरा है, और परिधान उसका एक हिस्सा है। बाकी हैंडीक्राफ्ट्स हुए, टोकरियां हुई, ये सब भी उसका हिस्सा है। और महिलाएं इसमें बड़ी दक्ष हैं, और घर का काम करने के बाद वो आराम से ऐसे कामों में 2-4 घंटे निकाल के कर सकती हैं। इसके लिए मैं ये हमेशा बोलना चाहूंगा, इसके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट की जरूरत है। वो अपना सामान बेच नहीं पाएंगी, ना जा पाएंगी, इसलिए गांव में या 2-4 गांव मिल जाएं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, जैसे आप अमूल का देखें उन्होंने बनाया, यहाँ तक कि शिवकाशी में भी इस तरह का बना हुआ है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना इनके लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, इनको सही दाम मिलेगा, और इनका प्रोडक्ट आप दुनिया में कहीं पे भी भेज सकते हैं। और इस तरह का मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे युवा लोग आ रहे हैं, मैं ऐसे कुछ युवा लोगों को जानता हूँ जो कि आ रहे हैं। आपने लिज्जत पापड़ का खुद ही उदाहरण दिया, कहाँ से कहाँ पहुंच गए घर से बनाते हुए। तो आपको उनको जोड़ना है, उनको या तो रॉ मटेरियल सप्लाई कर दीजिए, जो कि लोग कर रहे हैं। रॉ मटेरियल अगर उनके पास जूट वगैरह पहुंच जाता है या सूत पहुंच जाता है, तो ये बहुत आराम से बना सकते हैं। और कई जगह गांव में तो आप एक छोटा सा हैंडलूम भी अगर उनको लगा के दे देंगे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नए नए देखिए डिजाइन, जो कि नए जो आजकल के वेस्टर्न स्कूल में पढ़े हुए लोग वो डिजाइन सोच ही नहीं सकते हैं। बैठे बैठे वो जो ट्रेडिशनल डिजाइन आती हैं, जो आपकी दिनचर्या से जुड़ी हुई हैं डिजाइनें, तो वो आपको, मैं समझता हूँ कि ये इन महिलाओं की जो अभी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, पूरी तरह से अभी इस्तेमाल नहीं हो पाई है। उनका पोटेंशियल अभी भी रियलाइज होना बाकी हमारे गांव का। इतने पोटेंशियल से उन्होंने कोविड में हमको बचा लिया, जबकि पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ उनका पोटेंशियल। अब पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बल्कि मैं आपसे कहूंगा, अनुरोध करूंगा, जो शिफाली वैद्य जी के साथ जो हमारी चर्चा हुई उसे सुनिएगा। उन्होंने एग्जैक्टली यही बातें कही हैं कि हमारे यहाँ नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अलग अलग पैटर्न है, जो वहाँ की कपड़े की जो क्वालिटी है, कपड़े का जो जो फैब्रिक है, वो भी उसी हिसाब से जो वहाँ के वेदर को सूट करता है। वहाँ का प्रिंट रंग भी ऐसे हैं जो वहाँ की गर्मी सर्दी को सूट करते हैं, और उसके डिजाइन भी ऐसे है जो वहाँ पे, जहाँ पे मोर होता है वहाँ मोर दिखेंगे, जहाँ बत्तख होती है वहाँ बत्तख दिखेगी। तो वो भी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, आपको सुनने में आनंद आएगा। देश रतन निगम जी, बहुत आनंद आया पॉइंट आपके साथ बात करने में। वोकल फॉर लोकल जो सुनने में एक आसान टर्म लगता है, आत्मनिर्भर भारत जो सुनने में आसान टर्म लगता है, लेकिन उसे एक मैनेजमेंट की तरह देखें तो उसमें, जैसे आपने बताया, इंपोर्ट रिडक्शन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, कैसे एनर्जी
क्या लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसे रूरल क्लस्टर्स में कैसे ले जाया जा सकता है, उस पर अच्छी चर्चा हुई। ठीक है, धन्यवाद देश रतन निगम जी, आपसे बात करने में बहुत आनंद आया, धन्यवाद।